Majapal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept, next chapter of class 6th, subject science, तंतु से वस्त्र तक. ओके, आज हम चैप्टर 3rd एक्सप्लेन करेंगे, उसकी रिवीजन शुरू कर रहे हैं. पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता. वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया. वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए. दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े तथा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं, कृत्रिम है. उनके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे. दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी. पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे. उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की. अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी. कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया. उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं. यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं. उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की. क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हो? वस्त्रों में विविधता. निकट के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए. सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए. कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श को अनुभव कीजिए. दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए. क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हो तो वह सतह टुकड़ा प्रतीत होता है. अतः इसे ध्यान से देखिए. आपने सूती कपड़े क्रियाकलाप सेकंड, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था. इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा था, धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए. यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन अपने अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं. हम देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है. ये धागे किससे बनते हैं? उन्होंने बोला है कि धागों से ही वस्त्र बनते हैं. उनको व्यवस्थित करके अगर हम उसको क्या कर देते हैं, बुन देते हैं, तो वस्त्र बन जाता है तंतु. किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए. इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए. इस धागे के टुकड़े के एक सिरे से अपने अंगूठे से दबाइए. धागे के दूसरे सिरे पर लंबाई के अंदिश में दर्शाया नाखून से खरोचिए. क्या आप इस सिरे से क्या देखते हैं? धागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है. सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा. कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है. ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है. धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं. वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी अन्य वस्त्रों से मिलकर ही बनते हैं. ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने सारा बता रखा है कि पूरे जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो धागों से मिलकर बनते हैं और धागे जो होते हैं तंतुओं से मिलकर बनते हैं. ओके, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं. उनको प्राकृतिक तंतु बोलते हैं. ओके, जो वस्त्र हमें प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे रुई, पटसन हो गया, जूट हो गया. ओके, पादपों से प्राप्त होते हैं तंतुओं के उदाहरण ऊन तथा रेशम जंतुओं के प्राप्त है. ऊन भेड़ तथा बकरी की कतरित ऊन से प्राप्त होते हैं. इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है. रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता. हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग किया जाता था. पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है. इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं. पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं. ओके, तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है पुष्पादप तंतु, रुई.
क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप एक ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। तो आपको पता है जो कपास के अंदर गोलक लगते हैं और जब वो पूरी तरह पक जाते हैं तो उसमें टूटकर उसमें से कपास बाहर आ जाती है। तथा कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास के देखा है जो कपास से चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका हो। साधारणतः उन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इससे पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये फिगर में दे रखा है, उसमें से कपास को ओट रहे हैं, बीज अलग कर रहे हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम जूट से कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। तो आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर।